बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम प्रोग्राम में अपने इस वक्त, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड कप जारी है, इंडिया में बड़े दिलचस्प मैचेस हो रहे हैं और वर्ल्ड कप के हवाले से भी आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ शहर कायद कराची में भी मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं और साथ साथ अगर देखें तो फिर विमेंस टीम के हवाले से भी 3 मुल्क की सीरीज़ होने वाली है पाकिस्तान में, तो उस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ काशिफ फारूकी साहब हैं मौजूद हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले जाफ़र साहब की तरफ आते हैं। जाफ़र साहब, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच तो हार गया, लेकिन शाहिनशाह आफरीदी की 5 विकेटों की कारकर्दगी को आप किस तरह देख रहे हैं? आप इस टूर्नामेंट में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ तो बाकी है? देखें, बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान उस राह पे नहीं पहुंचा जिस राह पे पहुंचना चाहिए। मेरे ख्याल में एक अच्छी पोजीशन में है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप जो है ना बस 1-2 शिकस्त के बाद जो है ना बिल्कुल ही बाहर हो जाएं। इस वक्त मौका है आपके पास, अभी 4-5 मैचेस आपके पास बाकी हैं और अभी आपको मालूम है कि जिस तरह कल खेला गया ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच, एक बड़ा अच्छा मैच था, एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था और उसमें जो है शाहिनशाह आफरीदी का पंजा मारना मेरे ख्याल में एक बड़ी बात है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन हर बड़े आईसीसी के इवेंट में जो है ना पाकिस्तानी बॉलर्स अपना एक जो जलवा होते हैं वो दिखाते हैं। सर, ये जलवा कुछ देर नहीं कर दिया जब ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ओपनर्स दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त, वार्नर ने और मार्श ने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, बड़ी देर की मेहरबान आते आते शायद ये जुमला सेट होता है उनके। देखिए, होता तो है, लेकिन वही बात है कि जहाँ कहा जाता था कि आफरीदी जो है ना वो डेथ बॉलिंग में जो है ना अच्छी बॉल नहीं कर पाते, लेकिन इस मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये करके दिखाया कि एंड के ओवर्स में उन्होंने तकरीबन 3 से 4 विकेटें ली। यही एक बड़ी बात है कि जो एक उनके ऊपर सवालिया निशान था कि वह एंड के ओवर्स में जो है ना बड़ी मार खाते हैं, तो इस ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो है ना उनको मार नहीं पड़ी बल्कि विकेटें उन्होंने हासिल की। और यही एक बात थी। एक मौका तो ऐसा भी आ गया था कि वो हैट्रिक पे गए थे और हैट्रिक ना हो सकी। लेकिन यह है कि मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह हर तकरीबन आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तानी जो है ना वो पंजा मारते हैं। जिस तरह 2015 की बात कर लें, इंडिया के ख़िलाफ़ सुहेल खान ने पंजा मारा था, आउट क्लास बॉलिंग की थी। तो इसी तरीके से जो होता है वो कोई ना कोई, क्योंकि पाकिस्तान जो है बड़ी सरखेज़ ज़मीन है और बॉलर्स के लिहाज से बड़ा माना जाता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो है ना वो पूरी दुनिया में अपना एक म्यार रखते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान ने बॉलिंग जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब की है, लेकिन शाहिनशाह आफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसमें एक मेडन ओवर भी कराया और ख़ास तौर पे ज़्यादा स्कोर भी नहीं दिए और 5 विकेटें भी हासिल की। मेरे ख्याल में 50 या 52 रन्स दिए हैं, उस पे 5 विकेटें हासिल करना एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उस विकेट पे जहाँ पे रन्स उगल रहे थे वहाँ पे शाहिनशाह आफरीदी ने अपने आप को जो है ना दिखाया कि वो अच्छा, बड़ा कहा जाता है कि हारिस रऊफ T20 के बॉलर्स हैं और जिस तरह उनका शुरू का स्पेल हमने देखा था तो वो 4 ओवर्स के अंदर 64 रन दे चुके थे। 5वें ओवर से उन्होंने कमबैक किया। पाकिस्तान की मजबूत जो बॉलिंग लाइन है, आप समझते हैं कि जिस वक्त कहा जा रहा था कि ये दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने, हमने देखा था कि परसों मैच में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था, तो हमारे बॉलर से कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाया है उन्होंने। देखिए, बात यही है ना। देखिए, एक हमारा बॉलर्स चल गया, शाहिनशाह आफरीदी ने कल बड़े अच्छे, परसों जुमे के दिन बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारिस रऊफ ने 8 ओवर्स में 83 रन दिए, 3 विकेटें गो के उन्होंने हासिल की, लेकिन इतने ज़्यादा ऑफेंसिव साबित हुए कि उनको रन्स रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था। मालूम नहीं क्या वजह थी, क्योंकि वो कंडीशन किस लिहाज से थी। हालांकि हम यही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पहले बैटिंग पे जाना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि बैटिंग पे नहीं गया और पहले बॉलिंग ली। तो मेरे ख्याल में इतनी मार जो पड़ी है ना, ये शायद विकेट को ना रीड करने की वजह से, कोई अच्छा रीडर यानी कि एक अच्छा जो क्लासिकल जो आपका रीड करने वाले जो कोच होते हैं, जो आपके कप्तान होते हैं, वो मेरे ख्याल में पिच को ज़्यादा अच्छी तरीके से रीड नहीं कर पाए। जाफर साहब, बात आप रीड की कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ है, लेकिन उस शिकस्त के बाद अब पॉइंट टेबल पे भी पाकिस्तान नीचे हो गई है। आप समझ रहे हैं कि वापसी अब इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को जो 2 से बड़े इंपॉर्टेंट मैच अगर देखें तो शायद उस पर भी शायकीन क्रिकेट बड़े तासुरात उनके कुछ नेगेटिव आ रहे हैं, खासकर अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ मैच के हवाले से। आप क्या कहेंगे कि वहाँ भी हमें टफ टाइम होता हुआ नज़र आ रहा है उन मैचेस में भी? देखिए, अभी 2
2 दिन बाद जो है ना आपका मैच है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। तो मेरे ख़्याल में 23 तारीख को जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच है उसके लिए जो है ना हमें फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना पड़ेगा। देखें उसामा मीर भी परसों वाले मैच में जो है ना वो कामयाब नहीं हुए, उनसे बड़ी उम्मीदें थीं लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और इसके अलावा मतलब बॉलर्स तो कोई चला ही नहीं ना जिसको हम कहें कि हाँ भाई बहुत अच्छी किसी ने बॉलिंग कर ली हो। आफरीदी के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा बॉलर नहीं चला। लेकिन अब हमें रन रेट बेहतर करना पड़ेगा। जो अब कंडीशन हो चली है हमारे पॉइंट्स टेबल पे, तो मेरे ख्याल में रन रेट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान को एक अच्छे मार्जिन से हमें हराना चाहिए, चाहे विकेटों से हराएं चाहे रन से हराएं, लेकिन एक अच्छे मार्जिन से जाना चाहिए ताकि हमारा रन रेट बेहतर हो। हमारा रन रेट बेहतर हो। काशिफ फारूकी साहब, क्योंकि बात वर्ल्ड कप की वजह से शायद पाकिस्तान का बहुत बड़ा डोमेस्टिक सीज़न इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जारी है, आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर एक जानिब वर्ल्ड कप मुनक्किद हो रहा है इंडिया में, दूसरी तरफ पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेस खेले जा रहे हैं, और कराची वाइट्स की अगर बात कर लें इस टूर्नामेंट के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अगर कारकर्दगी हम देखें तो अच्छी नहीं है। क्या समझ रहे हैं कि क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान की कराची वाइट्स की टीम इस वक्त ये सूरत-ए-हाल बनी हुई है उनकी? वजह ये कि पंजाब में आपको पता है विकेट का बड़ा फुकदान है, और उसमें जो है ना सुबह के टाइम ओस की वजह से तो कायदन ट्रॉफ़ी के 7वें राउंड में पाकिस्तान वो कराची वाइट्स के 161 पे इनके 6 आउट ऑल आउट टीम हो गई, और 34 रन पे इनके तकरीबन 6 आउट थे, जो सरफराज ने 51 रन करके अपनी टीम को बचाया और अरशद शफीक ने 48 रन बनाए। मगर पंजाब की विकेट के बारे में आपको बताऊं कि वहाँ पर सुबह के टाइम ज़रा थोड़ा सा ओस की वजह से ना पहली बैटिंग करने वालों को हमेशा मुश्किलात होती है। इसी तरह कराची वाइट्स ने लाहौर को भी उन्होंने कम रन पे आउट किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो मेयार का जो होनी चाहिए कायदन ट्रॉफ़ी में वो मेयार नज़र नहीं आ रहा, वरना यहाँ पर डबल सेंचुरियाँ की हैं पिछले खिलाड़ियों ने। अच्छा, डबल सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। अगर हम देखें तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में क्योंकि आप बात कर रहे हैं विकेट कीपर सरफराज अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर देखा जाए तो साथ साथ असद शफीक भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दोनों ने सेंचुरियाँ स्कोर की हुई हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। फिर खुर्रम मंजूर खेल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि खुर्रम मंजूर का कैरियर ख़त्म हो गया है, तो शायद अब यहाँ कराची की टीम जो मुंतखब करते हैं कोचेज़, उन्हें अब चाहिए कि कम से कम जो है खुर्रम मंजूर को खैरबात कह दें। नहीं देखिए, एक अलमिया है कराची में, वो उस वक्त तक क्रिकेट खेलते रहते हैं तक 40 साल 45 साल की उम्र तक तो डोमेस्टिक तो खेलते रहेंगे। हाँ, बहरहाल पाकिस्तान टीम में आने में भी इनको बहुत टाइम लगता है, अब नहीं आ सकते, मगर वो कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपने आप को क्या ना फिट तो रख सकते हैं। मगर ये हमारा अलमिया है कि एक अरसे तक वो क्या ना कायदन ट्रॉफ़ी के मैच या पैटर्न ट्रॉफ़ी के मैच डिपार्टमेंट के होते थे, वो तो लाजमी आते खेलेंगे क्योंकि उनकी नौकरी भी है। तो अब तो पैटर्न ट्रॉफ़ी तो हो ही नहीं रही, तो कायदन ट्रॉफ़ी आपके एसोसिएशन की तरफ से खेल रहे हैं। तो ये अलमिया है, नए खिलाड़ी को भी चांस देना चाहिए। जैसे कि अभी अंडर 19 में उभरते हुए 3-4 खिलाड़ी हैं, वो अब पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी के साथ भी कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने अभी 4 रोज़ा मैच में परफॉर्मेंस दी है श्रीलंका के खिलाफ, और अब वनडे के भी वो 5 वनडे के भी कैप्टन। बिल्कुल, इस पर मज़ीद बात कर रहे थे जाफर साहब। पाकिस्तान अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 के दरमियान नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड में आज से 5 वनडे मैचेस का आगाज़ हो गया है। क्या कहेंगे, क्योंकि हमने 4 रोज़ा मैच बआसानी जीत लिया था, आज भी मैच खेला जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। आप क्या समझते हैं कि आसानी से पाकिस्तानी टीम ये अंडर 19 की फ़तह हासिल कर लेगी? देखिए, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है ख़ासतौर पर अंडर 19 लेवल के तौर पे। लेकिन इससे पहले मैं बात आपको बताना चाहूँगा, काशिफ साहब अभी जिक्र कर रहे थे खुर्रम मंजूर के हवाले से, तो मेरे ख़्याल में इनकी बात से मैं मुतफ़िक नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी मौके पे आ सकते हैं। जब हमारे कौमी टीम के कप्तान, साबिक कप्तान जो है ना, वो 42-43 एज की उम्र में खेल सकते हैं, और उनका मिसबाह उल हक की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह उनको टीम में जब शामिल किया गया था तो उनकी एज ही तकरीबन 34 साल थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब कोई ऐसा प्लेयर जिसको चांस नहीं मिल रहा हो उस मौके पे, क्योंकि लाइनें लगी हुई होती हैं कौमी टीम में, तो उस मौके पे चांस नहीं मिल रहा तो बाद में भी चांस मिल सकता है। किसी को मायूस नहीं होना चाहिए। अब खुर्रम मंजूर अगर कोशिश कर रहे हैं कि उनको चांस मिला है, नो डाउट इसमें बहुत दफ़ा मिला चांस, लेकिन हो सकता है कि किसी मौके पे उनको मज़ीद एक दफ़ा और चांस मिल जाए तो वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन क्रिकेटर साबित हो सकते हैं। दूसरी बात आपने की अंडर 19 के हवाले से, आज भी मैच जारी है। जी बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ कि मैचेस तो अच्छे हो रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस का
पाकिस्तान में होना बहुत खुशाइंद है। और पाकिस्तान के लिहाज से ये बड़ी बात है कि टीमें आ रही हैं, ख़वातीन की टीमें आ रही हैं, फिर अंडर 19 टीमें आ रही हैं, तो ये एक पाकिस्तान तो आपको मालूम है कि की विमेंस टीम है बांग्लादेश के दौरे पर। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम जा भी रही है और आ भी रही है, सारी चीज़ें क्रिकेट के हवाले से हो रही हैं। और ये पीसीबी को क्रेडिट देना चाहिए कि टीमों को बुला भी रहे हैं और टीमों को भेज भी रहे हैं। लेकिन वही बात है कि हमारी कौमी टीम किस राह पर खड़ी है, कौमी टीम के लिए बड़े सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको शिकस्त हुई है, उस शिकस्त ने जो है ना बड़े पोल खोल दिए हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, मीडिया ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, लोगों ने, कि भाई आपके नायब कप्तान जो हैं शादाब खान, उनको बिठा देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसामा मीर को चांस देना चाहिए। तो उसामा मीर भी उस तरीके से कारगर साबित नहीं हुए। क्या ही अच्छा होता है कि शादाब खान को एक और चांस मिल जाता। तो लेकिन वही बात है कि लोगों की बातों में आकर अगर इस तरह होगा तो मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होगा। जो टीम मैनेजमेंट है, जो वो क्या सोच रही है, वो किस तरीके से लड़ाना जानती है, किस तरीके से लड़ाना चाहती है, वो देखना पड़ेगा कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान क्या रोल अदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक चेंजेस ही काफ़ी नहीं थी, आपको एक आध चेंज और भी करना चाहिए था। अगर कुछ खिलाड़ी बीमार हैं तो उनका बता देना चाहिए कि वो बीमार हैं और वो टीम में शामिल नहीं है। मीडिया से छुपाते भी हैं। और दूसरी बात ये कि जो शीट आई थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उस शीट में भी उन प्लेयर्स का नाम नहीं था। हालांकि आपके रिजर्व खिलाड़ियों का नाम उसमें शामिल है, लेकिन जो आपके 15 रुकनी जो टीम स्क्वाड जो ऐलान किया गया उनका शामिल नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी चीज़ें हैं। अगर आप मेडिकल पैनल से अगर आपने कोई बात कर ली है या कुछ ऐसी बात हो गई और आप ये चाहते थे कि भैया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो जाए, उसके बाद आप रिलीज़ कर रहे हैं, प्रेस रिलीज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी बेहतर नहीं है। ये भी डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा, जो उनका पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल में बड़ी तनकीद का शिकार हो रही हैं पीसीबी की, बहुत सारी चीज़ें। तो उसको शफाफ तरीके से अदा करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। शफाफ तरीके से अगर अदा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। काशिफ फारूकी साहब, बात हो रही थी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और थोड़ी सी, क्योंकि अंडर 19 के मैचेस हो रहे हैं कराची में, तो इस हवाले से भी बात कर लें। आप साद बेग को किस तरह देख रहे हैं अंडर 19 की सतह से, क्योंकि अंडर 15 में भी वो कप्तानी करते आए हैं, फिर अंडर 16 की कप्तानी की उन्होंने, और फिर अब अंडर 19 की कप्तानी इस वक्त वो पाकिस्तान की कर रहे हैं। तो आप समझ लें उनके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अभी ग्रूम करना है किसी को कप्तान, क्योंकि हमें बाबर आजम के बाद कोई ऐसा कप्तान नज़र नहीं आ रहा है जो टीम की लीड कर सके। आप समझ लें कि यही सतह है जहाँ से हमें जो है कप्तान को मंतखब करना है। मेन तो ये है कि हमारी जो क्रिकेट की जो रूल है वो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, यही हमारी नर्सरी है और इधर से ही ग्रूम हो रहे हैं। और अभी बहुत ही अच्छे 3-4 खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए तैयार होने के लिए तैयार हैं कि वो दस्तखत दे रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में आने के लिए। हो सकता है उनको पहले वनडे से मौका मिले या उनको T20 से मिले, मगर मिलना चाहिए, क्योंकि साद बेग ने भी नेशनल अंडर 19 में भी डबल सेंचुरी किया था। फिर उसके बाद अभी श्रीलंका आ गई तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए और वनडे में भी वो आज बिल्कुल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं एज अ कैप्टन। बिल्कुल एज ए कैप्टन है पाकिस्तान की नुमाइंदगी, चांस मिलना चाहिए, ये तो चांस मिलना चाहिए, आप समझ लें। लेकिन पाकिस्तान ए की अगर हम बात कर लें या पाकिस्तान शाहीन की बात कर लें, उसमें जिस तरह हम देखते हैं कि रोहिल नज़ीर भी नज़र आ रहे हैं विकेट कीपर के तौर पर, क्योंकि साद बेग बेसिकली विकेट कीपर बैटर्स हैं। तो एक ग्रूम पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो रिजवान के बाद एक सिलसिला चला आ रहा है विकेट कीपिंग का, हमारे पास काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं। अगर हम देखें तो जिस तरह मोहम्मद हारिस है टीम के साथ है, वहाँ मुंसलिक है इंडिया में। अगर पाकिस्तान में बात करें तो रोहिल नज़ीर हैं, फिर हसीबुल्ला बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर साद बेग बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। तो आप समझिए विकेट कीपिंग का जो शोबा है वहाँ तो हमें बैक पे प्लेयर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप से कबल हमारे पास फास्ट बॉलिंग स्टैंड बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन जब वक्त पड़ा तो शायद ही सब ने जो है धोखा दे दिया पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग ने। नहीं, धोखा तो नहीं दिया, ये तो एक फलनुमा है कि अचानक वो नसीम शाह भी बीमार हो गए, इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाए। इससे ज़रा थोड़ा फ़र्क पड़ा है। अगर नसीम शाह होते तो आज टीम में कुछ और वो चेंजिंग होती। खैर वो बहरहाल ये तो क्रिकेट है, क्योंकि वर्ल्ड कप में वकार यूनुस भी इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और 92 के वर्ल्ड कप में वो नहीं जा सके। बहरहाल खैर ये तो क्रिकेट का एक हिस्सा है, मगर फिर भी पाकिस्तान की तो बॉलिंग लाइन बहुत ज़बरदस्त है। मगर इंडिया की पिच पे पाकिस्तान की वो बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग, अटैक बॉलिंग, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही जो पूरी दुनिया में वो जाने और पहचाने जाते हैं। तो खैर बहरहाल ये तो एक क्रिकेट है। जहाँ तक आपने इसकी बात की है पाकिस्तान के यंग प्लेयर की, वाकई में
पीछे आपके 3-4 विकेट कीपर बैट्समैन तैयार हो रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए दस्तक देने के लिए तैयार है और इनको मौका मिलना चाहिए। आज से 15 से 20 साल पहले ऐसे ही होता था, अंडर 19 फिर पाकिस्तानी टीम, फिर 25 की टीम जाती थी, अंडर 25 की जाती थी, फिर जूनियर जाती थी, ये होते थे टूर, जिसकी वजह से टीम में, पाकिस्तान टीम में आने के लिए अब भी तो वो सिलसिला शुरू हो दोबारा गया भी ना, सिलसिला शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छा सिलसिला है। अब तो टीमें भी आ रही हैं और टीमें जा भी रही हैं। अब अंडर 19 का पूरा 25 तक का प्रोग्राम दे दिया है पीसीबी ने। आपको पता है कि उसने कंटिन्यू पाकिस्तान के जूनियर के और आपका एमिजन के सबके मैचेस कंटिन्यू हो रहे हैं, जिसमें वुमेन के भी शामिल है। और अभी वुमेन की टीम बाहर है और अभी एक टीम और पाकिस्तान की टीम में आने के लिए तैयार है और यहाँ पर भी पाकिस्तान का मैच होने वाला है वुमेन टीम का। जाफर साहब, क्योंकि कुछ देर कबल आप खुद ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया, तमाम तर्ज के जो क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में होती हुई नज़र आ रही है। तो जिस तरह काशिफ ने कहा कि माजी में ये सब चीज़ हुआ करती थी कि पाकिस्तान ए भी हुआ करती थी, पाकिस्तान अंडर 19, फिर पाकिस्तान 24, 25, इस तरह की टीमें बनकर पाकिस्तान ए, वहाँ से प्लेयर्स निकल कर आ जाते थे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते थे, वो पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी करते थे। इस वक्त अगर हम देखें तो तमाम ही पूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाल सारी तरफ बिछा दिया है, क्लियर्स निकालना हमारा काम है। देखिए बड़ा मुश्किल हो गया है, ख़ास तौर पे अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें। आप तो इंटरनेशनल क्रिकेट करवा रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का हमारा क्या हाल है? आप देख लें, जिन विकेटों पे मैचेस हो रहे हैं, जिन जगहों पे मैचेस हो रहे हैं, वहाँ ओस पड़ी हुई है। और जिस तरह काशिफ साहब ने इससे पहले कहा कि कराची वाइट्स की जो हालत हुई थी, यानी कि 8 रन पे 3 आउट, 21 रन पे 6 आउट हो चुके थे, और वो भी ओस की वजह से एम्पायर जो है ना उन्होंने कॉल्ड ऑफ की, वो दूसरे दिन भी खेल नहीं हुआ। तो जब इस तरह की कंडीशन में इस तरह की जगहों पे मैच करवाएंगे तो वो क्रिकेट के लिहाज से है ही नहीं। भाई देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे लाइट कम हो, जहाँ पे मैच खेलने का कोई ऐसा कंडीशन ना हो, तो वहाँ मैचेस नहीं होते। तो मेरे ख़्याल में ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, कराची की जो क्रिकेट एक तरह से ख़त्म होती जा रही है, उसको बचाना, उसको बचाने के लिए क्या किरदार अदा किया जा रहा है, कौन सी आपके सिंध की जो एसोसिएशन बनी है क्रिकेट की, वो क्या किरदार अदा कर रही है, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। क्योंकि जितने ग्राउंड्स हैं कराची में वो सारे बुक हैं और वहाँ पे कारोबार चल रहा है। सारे ग्राउंड्स जो है ना वो आपको पता है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने लिए हुए हैं लीज़ पे, और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने अपने दिन बांटे में बाकायदा। तो वहाँ पे आम पब्लिक या आम लोग, तो आम खिलाड़ी तो खेल ही नहीं सकता। वहाँ पे जिसने जो है ना वो ग्राउंड लिया, वो अपनी मर्ज़ी से टूर्नामेंट करवाते हैं। सुबह के सेशन में एक टूर्नामेंट चल रहा होता है, मैचेस चल रहे होते हैं, दोपहर में एक होता है और शाम में तीसरा होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो क्लब क्रिकेट है जिससे खिलाड़ी निकल कर सामने आया करते थे, वो कहाँ हैं। जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो एक लेवल पर कर रहा है, उस लेवल से पहले जो शुरू हो रहा है वो कहाँ है। दूसरी बात ये कि अब जो एक अंडर 19 जो क्रॉस कर चुके हैं, उनका क्या हाल है, वो ए टीम में क्या कर रहे हैं। वो तो सारे जो हसीबुल्ला की, अगर हम एक दो प्लेयर्स की अगर बात कर लें, हसीबुल्ला हो गया, या हसीबुल्ला के दौर में जो अंडर 19 अभी 1.5 साल 2 साल पहले खेल चुके हैं, वो लोग कहाँ हैं आज? ए टीम में भी नहीं है वो, ना किसी सीनियर टीम में, ना वो अंडर 19 में आएंगे। ये जो 4 साल का जो अरसा होता है, यानी कि अंडर 19 से लेके और अंडर 23 तक, इस 4 साल के अरसे में वो प्लेयर जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेले हुए होते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं। यानी कि आप समझते हैं कि जो मेच्योर बनाकर लेकर आते हैं उसको हम ज़ाया कर देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आज से नहीं, गुज़िश्ता 6-7 सालों से इस तरह का चलता हुआ आ रहा है सिलसिला। जब से PSL शुरू हुई है, वो लोग जो हैं जो कि अंडर 19 से निकल कर आते थे, परफॉर्म करते थे, उसके बाद वो गायब होते चले जा रहे हैं। उनके लिए हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को अपना और बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ हमारे 2-3 डोमेस्टिक के जो टूर्नामेंट होते हैं वही काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल में और मज़ीद नौजवान प्लेयर्स के लिए जो है ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पे वो मज़ीद टूर्नामेंट्स खेलें, आपस में मुकाबले करें। और पाकिस्तान में एक और कोई, जिस तरह पहले शुरू हुई थी हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से, इसी तरह फ़ज़ल महमूद साहब के नाम से, तो इसी तरीके से कोई ऐसा टूर्नामेंट हमें जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा, टूर्नामेंट का इनेकाद करना पड़ेगा। चलें कराची शहर की बात कर लेते हैं थोड़ा काशिफ फारूकी साहब से। ख़ासकर अगर हम देखें तो स्कूल
स्कूल्स की सतह पे बड़े मुकाबले हो रहे हैं काशिफ फारूकी साहब, और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बड़े अच्छे इवेंट्स करवा रहे हैं। अल्फ़ा कॉलेजिएट की बात कर लूँ या अल्फ़ा स्कूल की बात कर लूँ, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी करवा रहे हैं। दीगर जो स्कूल्स हैं वो भी बड़ा सरगर्म नज़र आ रहा है, खासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। तो क्या कहेंगे आप इस स्कूल की एक्टिविटीज़ के हवाले देखिए से? पहले जो है ना इंटर स्कूल होता था और गवर्नमेंट लेवल पे स्कूल हुआ करते थे, और इवन कि हम भी गवर्नमेंट स्कूल से शुरू में पढ़े, फिर बाद में हम मैट्रिक से वो इंग्लिश सिस्टम में आए। मगर पहले जो ना गवर्नमेंट स्कूल बड़े फाल हुआ करते थे, बाकायदा इसके इंटर स्कूल होते थे, फिर उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट होता था, इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर हम जाते थे कराची बोर्ड में खेलने के लिए, फिर कराची बोर्ड से खेल के फिर पाकिस्तान बोर्ड, ये एक सीक्वेंस बनी हुई थी। अब वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, अब सारी जो चीज़ें ले ली है वो प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए और गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल ख़त्म होने के मुताराते हुए। बिल्कुल काशिफ फारूकी साहब, आपकी बात से मुत्तफिक नज़र आते हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। बिल्कुल, वक्फे से कबल काशिफ फारूकी साहब से बात हो रही थी, कह रहे थे कि स्कूल्स की सतह पर अगर हम देखें तो प्राइवेट स्कूल अपना रोल अदा तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से खेलों की सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हैं। यहीं से हमने वक्फा लिया था, तो वक्फे के बाद जब हमने सिलसिला दोबारा जोड़ा है तो काशिफ फारूकी की तरफ वापस चलते हैं। काशिफ साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूलों से खेलों की सरगर्मियाँ बिल्कुल आउट हो गई हैं, क्या इस पर किस तरह ये यहाँ तक ये दहाइये तक पहुँचा है? वजह यह है कि पहले ज़माने में, जैसे मैंने आपको बताया, से 30-35 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और वहीं से अच्छे पढ़ाई में भी और खेल में भी बच्चे निकलते थे, और वहीं से चैंपियन निकले, बैडमिंटन के भी, टेबल टेनिस के भी, हॉकी के भी, और इवन के क्रिकेट मैंने खुद सीमेंट विकेट पे खेली है, जो आज बहुत जगह पे टर्फ विकेट हो गई है और प्राइवेटाइजेशन हो गई है। वजह ये कि जाफर भाई ने बिल्कुल सही किया, पहले सीमेंट विकेट थी तो हमें मैचेस बहुत मिलते थे, इंटर क्लब हम लोग खेलते थे, बहुत मुश्किल होता था कि 14 में से जो पहले आता था वो खेलता था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक टूर्नामेंट होते थे मुख्तलिफ क्लबों में, फिर उसके बाद जूनियर लीग होती थी क्लब में जोन वाइज, फिर जो टीम जीतती थी वो सीनियर लीग में खेलती थी, क्लब की भी सीनियर लीग होती थी, अब जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, और क्लब क्रिकेट तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जहाँ तक आपने प्राइवेट स्कूल की बात की है, अब जो गवर्नमेंट का जो हिस्सा था ना पार्ट, आज से 35 साल पहले, वो तमाम प्राइवेट स्कूल ने ले ली है। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम किया है, और हर जगह वो अपने स्पोर्ट्स गाला के नाम से मुख्तलिफ जगह पे करा रहे हैं, जैसे नेक्सर है, सीडर है, क्रेडो है, ईडन है, अल्फा एजुकेशन नेटवर्क जो अभी चल रहा है, अल्फा का स्पोर्ट फेस्टिवल, ये मुसलसल कंटिन्यू 7 साल से ये कंटिन्यू चल रहा है, और इस पे पूरे कराची की 70 से ज़्यादा टीमें हिस्सा लेती हैं, और 22 से ज़्यादा गेम इसमें शामिल है, जिसमें 8,000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये काम जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो काम प्राइवेट एसोसिएशन वाले कर रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले ज़्यादा फाल है। बिल्कुल फाल ज़्यादा नज़र आते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। जाफ़र साहब, क्या कहेंगे इसी एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर हम बात कर लें जो स्कूल की सतह पर हो रहे हैं खेलों के, तो आप क्या कहेंगे कि रुझान हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल का ज़्यादा है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराने का, बजाय इसके कि गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल ही नहीं करा रही कोई ऐसा इवेंट? देखिए, ये काम तो सारे गवर्नमेंट को करवाने का है, और ख़ास तौर पे आपके जो सिंध गवर्नमेंट है उसका काम है कि मुख्तलिफ पूरे सिंध के स्कूलों को आपस में कंपटीशन करवाना। देखें, अब जो मैट्रिक बोर्ड है वो अलग करवा रहा है, इंटर बोर्ड अपना करवा रहा है, यानी कि हर कोई अपना अपना मंजन बेच रहा है। अब प्राइवेट स्कूल्स और जितने कॉलेजेस हैं वो अपनी कहानियाँ कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। गो कि एक अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क जो करवा रहे हैं तकरीबन 6-7 साल से, बहुत आउटस्टैंडिंग करवा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और इस मरतबा मेरे ख्याल में 60 या 70 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है और मुख्तलिफ़ गेम्स में, यानी कि कोई 7 से 8 हज़ार बच्चे जो है ना बैक वक्त जो है ना इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, तो और मुख्तलिफ़ गेम्स में खेलेंगे, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में खेलेंगे। एक बड़ा इवेंट होता है इस तरीके से, और इसको ऑर्गेनाइज़ करना, इसको ले कर चलना विदाउट फंडिंग, ये एक बड़ी
बात है कि किस तरीके से जो है ना इसमें जो है ना बच्चों की शमूलियत होती है। तो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, क्रिकेट से लेके हॉकी से लेके तमाम ही गेम, यानी कि कोई 26-27 गेम्स को जो है ना ये लोग अपने उसमें शामिल किए हुए हैं, अपने ASF जो अल्फ़ा मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल है उसमें शामिल किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जस्टर जाता है कि ये स्कूल लेवल पे एक अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूल लेवल पर अच्छा काम होता नज़र आ रहा है। जिस तरह आपने बात कुछ देर कबल की थी कि मैट्रिक की सतह पर जो है टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, क्रिकेट, हॉकी और दीगर गेम्स का, तो आप समझते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद ये सिलसिला जुड़ा है मैट्रिक के? हाँ, ये है कि काफ़ी अरसे बाद जुड़ा है, लेकिन मैंने अभी 2-3 साल पहले भी कवर किया था कि मैट्रिक बोर्ड ने टूर्नामेंट करवाया, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ये बोर्ड टू बोर्ड करवा रहा है, अपने लिए करवा रहा है, और वो एज ये समझ लें कि एक बस टूर्नामेंट है, कोई इतनी बड़ा म्यार नहीं है उसका कि हम ये कह सकते हैं भाई कोई म्यारी टूर्नामेंट हो रहा है। और जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो भी अपना टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो मकसद ये है कि सिर्फ टूर्नामेंट करवाना ही काफ़ी नहीं होता, बच्चों को लेके चलना, बच्चों को एक्टिविटीज़ में शामिल करना, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरह आज अभी आप जहाँ से आ रहे हैं, आर्चरी का एक बड़ा अच्छा फाइनल खेला गया आज, बिल्कुल। उसको आप देखें, उसमें जिस स्कूल में एक बच्चियों का एक स्कूल था जिसके 200 बच्चियां थी, जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि वो 200 बच्चियां जो पहली मर्तबा एक आउटडोर गेम्स खेलने के लिए निकली हैं, इससे पहले वो कभी आउटडोर गेम्स ही नहीं खेला। कोई इस्लामी स्कूल है और उसका एक 200 बच्चियां एक आर्चरी के खेल में लाना एक बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल में एक यही बात है कि बच्चियां हों या बच्चे हों, उनको ग्राउंड तक तो ले जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि एटमॉस्फेयर देना चाहिए उनको। अब जब उनकी मैडम से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमारा एक इस्लामी स्कूल है, हमने जितने गेम्स खेले सारे जो है ना बंद कमरों में खेले हैं, यानी कि स्क्वॉश खेल लिया आपने, कैरम बोर्ड खेल लिया, मुख्तलिफ गेम्स जो होते हैं स्नोकर वगैरह वो खेल लिए, आपने ग्राउंड में लेकर ही नहीं गए बच्चियों को, तो उनका माइंड कैसे खुलेगा, ओपन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा दुनिया कहाँ है। वो एक इस्लामी गेम के तर्ज के तौर पर तो ग्राउंड में आ गई। हाँ देखिए, एक बड़ी बात है कि वो यही सोच कर आई थी कि हजूर पाक ने जो है ना वो तीर अंदाज़ी किया करते थे और इस्लामी खेल है ये, तो उसकी नोयत से इन्होंने जो है ना मेरे ख्याल में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जिस तरीके से भी किया, आना चाहिए और मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेना चाहिए। आप बिल्कुल देखिए, पर्दा हर एक पे लाजिम है, हम मुसलमान हैं तो पर्दा हमारे ऊपर लाजिम है। आप उसी पर्दे में रह कर, आप उसी तरीके में रह कर आप करें, क्योंकि आपको मालूम है कि दुनिया के सारे ममालिक, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, जितने अरब ममालिक हैं जहाँ इस्लाम है वहाँ पे हाँ, आप जो है ना उसमें से जितने बच्चियाँ आती हैं वो अपने बापर्दा आती हैं और खेलती हैं। तो मेरे ख्याल में बच्चियों को ला के जो है ना ग्राउंड में एक एटमॉस्फेयर तो दिखाना चाहिए। बिल्कुल एटमॉस्फेयर दिखाना चाहिए। जाफर साहब, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे आज के टूर्नामेंट के हवाले से, इस खेलो पाकिस्तान इंटर आर्चरी स्कूल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। ये 700 से ज़ायद इसमें खिलाड़ी शिरकत कर रहे थे, और अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा। इसमें हमने देखा कि दीगर शहरों से भी जो है खिलाड़ी इसमें आए हैं, गिलगित बलूचिस्तान से भी यहाँ पर प्लेयर्स आए हैं। तो आप समझते हैं कि तीर अंदाजी का खेल अब इतनी मकबूलियत हासिल कर लिया है कि दीगर शहरों से भी कराची में जो मुकाबले होते हैं उसमें शिरकत करने खिलाड़ी आ रहे होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो इनकी सक्सेस है वो ये है कि इन्होंने कैटेगरीज़ जो है ना मुख्तलिफ रखी हुई हैं, और यही एक बड़ी बात होती है कि आप अगर छोटे से छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, वो भी जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर कोई बड़ा है, यानी कि जो 10 मीटर पे निशाना लगाना चाह रहा है वो भी शामिल है, और जो 70 मीटर पे निशाना लगाना चाह रहा है वो भी शामिल है। तो मेरे ख्याल में एक बाकायदा जो है ना एक स्टेप बाय स्टेप इन्होंने जो है ना वो तरीक़ेकार अपनाया हुआ है, और यही तरीका है खेल का। और मेरे ख्याल में एक अच्छा टूर्नामेंट था और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि अगर हमने देखा कि ये प्राइवेटी सतह पर ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जाफ़र साहब, तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे टूर्नामेंट अगर होते रहें और ख़ासकर ऐसे लोग कराते रहें जो वाकई खेलों से मोहब्बत करते हैं, खेल को अच्छी तरह जानते हैं और खिलाड़ियों को लाना जानते हैं ग्राउंड्स की हद तक, क्योंकि इसमें बड़ा नुमाया नाम एक हसन अब्दुल्ला का है, क्वालिफाइड कोच भी हैं वो आर्चरी के, तो आप क्या कहेंगे उनके हवाले से? देखिए, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि ऑर्गेनाइज़ करवाया, बहुत अच्छा तरीका है, और बच्चियों को और बच्चों को वो मैदान की तरफ लेकर आए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर उन्होंने फ्राहम किया। लेकिन वही बात है कि दूसरी तरफ इन्होंने फंडिंग कैसे की, उन्होंने किस तरीके से स्कूलों से फ़ंड्स जमा किए, किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज़ किया, किस तरीके से क्या ख़र्चा किया। तो ये क्योंकि इनको भी कोई गवर्नमेंट से फ़ंड तो नहीं मिल रहा, ना इनको आपको POA से फ़ंड मिल रहा है, ना इनको जो है ना कहीं और से हो रहा है। तो जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये फंडिंग वहीं से हो रही है और वहीं से जो है ना उन्हीं के ऊपर ख़र्च कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनका भी तरीक़ेकार एक दुरुस्त है, कम अज़ कम ये है कि खेलों को फ़रोग़ तो दे रहे हैं ना ये।
बिल्कुल खेलों को फ़रोग देते हुए नज़र आ रहे हैं काशिफ फारूकी साहब। है क्योंकि खेलों की फ़रोग की बात हो रही है तो आप भी ज़बरदस्त खेलों को फ़रोग देते हैं। आप माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त आर्म रेसलिंग के इवेंट भी करवाते हैं। क्या वजूहत हैं कि काफ़ी अरसे से आर्म रेसलिंग के मुकाबले मुनक्किद नहीं करा रहे हैं आप? नहीं, स्कूल की सतह पे तो रेगुलर चल रहा है। हर जगह जो जो अपने इंटर स्पोर्ट्स गाला कराते हैं या इंटर हाउस कराते हैं, वहाँ पर तो आर्म रेसलिंग माशाल्लाह भरपूर तरीके से जा रही है। इवन के यूनिवर्सिटी में भी अभी 3 यूनिवर्सिटी में उनके अपने अपने इवेंट हुए थे, उस पर गए हैं। फिर इसके बाद कॉलेज में भी इवेंट हुआ। भी क्या नाम है, इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज में भी इवेंट हुआ है अभी लाइन्स एरिया में। तो इवेंट तो हो रहे हैं, मगर जो हमारे एसोसिएशन की सतह पे है वो इवेंट अभी नहीं हुआ। क्योंकि अभी लास्ट जो हमने इवेंट खेला था वो केएमसी ने जो कराया था, ऑल कराची 46 गेम थे, तो उसमें आर्म रेसलिंग शामिल था, बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्योंकि इसमें है तो इसमें कुछ नहीं, मगर इसमें पैसा इसमें भी चाहिए होता है। क्योंकि इसमें कम से कम पार्टिसिपेट 10 होने चाहिए और 10 इसमें 10 के करीब वेट कैटेगरी होती है, बॉयज़ की अलग गर्ल्स की अलग। तो ये कुल मिलाकर 140 बॉयज़ एंड गर्ल्स रहते हैं। तो इनका खाने का, इनका क्या नाम है, शर्टें, इनके ट्रॉफी, मेडल, ये भी एक यानी खर्चा है। तो हर कि जब गेम तक में कोई खर्चा होता है। जब तक स्पॉन्सर नहीं अच्छा, होगा कि गवर्नमेंट सतह पे तो कोई भी किसी भी गेम को इतना फ़रोग़त हासिल नहीं है जितना होना चाहिए। तो अभी हो सकता है कि हुकूमत नहीं है, हुकूमत की वजह से तो वो फंडिंग यानी नहीं कि हो आप रही है समझते स्पोर्ट्स हैं कि में। जैसे ही क्योंकि इस वक्त निगरां हुकूमत काम कर रही है नहीं तो इनके फंड की अभी इतनी इनके ऊपर नहीं है। क्यों अभी जो ना सिंध गेम की भी तैयारी चल रही है और नवंबर दिसंबर में सिंध गेम होने के लिए इम्कानात हैं। और फरवरी में आपको जैसे कि पता है कि साउथ एशियन गेम पाकिस्तान को मिला है। तो ये पाकिस्तान इसको कराने के पूरे उसमें है कि सन 2024 में ऑर्गेनाइज करे और इस्लामाबाद, लाहौर और पिंडी 5-6 शहरों में ये कराना चाह रहे हैं। मगर उसके लिए भी फंड चाहिए जिसको पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड फंडिंग करे। तो ये जो है ना पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इसको अच्छी तरह कंडक्ट कर सकता है। साउथ एशियन गेम 2 बार पाकिस्तान करा चुका है, तो ये तीसरी बार पाकिस्तान को मिला है। मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान सन 2024 में ये अच्छा तरीके से कराए, मगर जब तक फंडिंग नहीं होगी उस वक्त तक ये नामुमकिन है। जब तक फंडिंग नहीं होगी उस वक्त नामुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है साउथ एशियन गेम से। जाफर साहब, फंडिंग की बात हो रही तो अब है क्योंकि काफ़ी अरसे से सिंध गेम से रुका हुआ है। आप समझिए फिर एक ऐलान निगरां हुकूमत में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जुनैद अली शाह, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो होगा इसी साल के आखिर में। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर होता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन हैदराबाद में हो रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या निगरां हुकूमत का ये काम है कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाएं, ये सवाल पूछना पड़ेगा उनसे। आगे ये है कि ये फ़ंडिंग वगैरह कहाँ से करेंगे, क्योंकि इनके निगरां हुकूमत का क्या ये रोल होता है कि वो फ़ंडिंग जो है ना वो गवर्नमेंट के उसमें से निकाल के जो है ना आप ये टूर्नामेंट वगैरह कराएं। और दूसरी बात ये कि सिंध गेम्स का मकसद ये नहीं है कि आप किसी भी शहर में करवा लें, यानी कि शहर का मकसद ये कि कराची में करवा लें, हैदराबाद में करवा लें। आप सिंध गेम्स उन इलाकों में करवाएं जहाँ पे ज़रूरत है स्पोर्ट्स की, जहाँ से खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, वहाँ करवाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। हैदराबाद में करवा लेना और फिर फाइनल कराची में करवा लेना, ये कोई लॉजिक समझ में नहीं आती है। अच्छा जी काशिफ साहब। सर दरअसल सिंध गेम जो लगातार 5 बार जो कराया है डॉक्टर मरहूम मोहम्मद अली शाह ने कराया था, वो सन 2009, 10, 11, 12 में 2 कराया था, एक मार्च में और एक आपका दिसंबर में कराया था। ये टिनोर चल रहा है, एक अरसे से चला आ रहा है। तो अब वो जो है ना कराची की बारी थी, कराची में होना है। तो उन्होंने इस दफ़ा ये किया है कि 4 शहरों में, 5 शहरों में कराने का इरादा किया है। जो मैंने सुना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो मेरे ज़राए गया कि लाड़काना में ओपनिंग करानी थी और कराची में आपका क्लोजिंग कराना था। और तमाम शहरों में 4-4, कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, लाड़काना में, सक्कर में और बेनज़ीराबाद में, हर गेम में 4-4, 5-5 गेम मुख्तलिफ शहरों में कराकर और उसकी क्लोजिंग जो है ना वो कराची में कराना है। इस दफ़ा नए पैटर्न और नए तरीके से कराना चाह रहे हैं। जहाँ तक जाफ़र भाई ने कहा है कि क्या निगरां हुकूमत के फंडिंग करके टूर्नामेंट करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है, क्योंकि इनकी फंडिंग सिर्फ सिंध स्पोर्ट बोर्ड से नहीं है। इनको मिनिस्टर को पता है इनके कहाँ से
मिनिस्ट्री भी इनके पास होती है, इनके वजीर आला का भी फंड होता है, इनका वजीर आजम का भी फंड होता है, इनके पास बहुत सारे फंड होते हैं, बहुत काशिफ सारे साहब, heads ये जो होते हैं। फंड्स होते हैं मेरे ख्याल में ये हमारे ही टैक्स के फंड्स होते हैं जो कि बिल्कुल, खर्च आप कर रहे बिल्कुल होते सही हैं। कह रहे हैं, मगर इनका हेड्स होते हैं जो 4 महीने के क्वार्टर से 3 क्वार्टर में निकलता है, जो अब जो कराने जा रहे हैं ये इनका चौथा या तीसरा क्वार्टर है, उसमें ये निकालेंगे। पहले तो सिंध गेम आपको बता दूं कि तकरीबन 1 करोड़ में हो जाता था, अब क्योंकि ये सन 2012 तक की बात है, अब ये कम से कम 5-6 करोड़ में जाएगा, क्योंकि जिस तरह आपकी महंगाई बढ़ रही है और इस दफ़ा 3 दिन में क्या सिंध ये गेम खत्म करोड़ों नहीं हो के रहा। पैसे खर्च करना इन गेम्स पे जिनका कोई मेयार नहीं है उस पे जायज़ है? सर ये बात नहीं कर रहे, देखिए आज पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक 76 साल हो गए, पंजाब में रेगुलर पंजाब गेम होते आए हैं, मगर अलमिया यह है कि हमारे सिंध गेम अभी तक 17वां हुआ है, 18वां होने अब जा रहा है और 76 साल हो गए हमारे। इसमें सिर्फ इसी में कस्बा कुशी में रहे कि ये हर साल होता है, ये बच्चों का राइट से जो 4-4 साल बाद ओलंपिक होता है, उसमें 4 साल के बाद बंदा जब अगला 4 साल आता है तो उसमें वो इसके काबिल नहीं होता या ओवर एज हो जाता है। तो सिंध गेम या मुझे पंजाब आज तक गेम ये या बता दें काशिफ साहब, ये बता दें कि कौन से प्लेयर सिंध गेम से निकलकर सामने आए, कोई एक प्लेयर बताएं। देखिए इनका कराना ये जरूरी है कि ताकि जो पाकिस्तान के जो कराची के लाड़काना के सक्कर के जो ऐसे ऐसे इलाके के हैं, सिंध गेम कराने का मकसद ये होता है कि तमाम शहर के आपस में मिलके एक मैच के उसके बाद आपके 3 बंदे कराटे में निकले हैं, जिसमें आपका सादी आपके निकले, आपके कुलसुम हज़ारा निकली, इसी तरह वेट लिफ्टिंग में आपके निकले, फिर वो माहूर शरा की जो बहन है राबिया शरा वो भी निकली। ये सारे सिंध गेम्स में निकले हैं। ये सिंध गेम खेल के तो कराची की नुमाइंदगी की है, इसमें बहुत सारे, लेकिन इसमें तो प्राइवेटी सतह पर भी जाके इंटरनेशनल मुकाबलों में इन्होंने शिरकत की, अपनी मदद आपके तहत गए वो लोग और मेडल्स लेकर। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिंध गेम के हवाले से, सिंध गेम होना चाहिए ये मेरा कहना है एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर। मगर अलमिया यही है ना, सन 2018 के बाद से नहीं हुआ, अब सन 2023 आ गया है, तो ये हर साल होना चाहिए। वो काशिफ भाई की एक बात से बड़ी एग्री करता हूँ जाफर साहब है कि एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए ऑर्गेनाइज़र मैं चाहता हूँ कि सिंध गेम्स हों। ऐसा जज्बा रखने वाला शख्स अगर पाकिस्तान के अंदर वो खेलों में नज़र आ जाए तो आप समझते हैं खेल हमारा जो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चला गया है वो उठकर खड़ा हो जाएगा। देखिए इसी तरह काशिफ जैसे अगर ऑर्गेनाइज़र हों और जिस तरह फेडरेशन मुख्तलिफ में शामिल हैं, देखें ये लोग ही स्पोर्ट्स चलाते हैं, ये लोग बहुत ज़मीनी ग्रास रूट लेवल हक़ाइक़ से वाबस्ता हैं कि इनको मालूम है कि किस तरीके से किस कंडीशन में क्या चीज़ होनी चाहिए, तो ये लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मकसद ये है कि हमारा जो रोल है, हमारा जो काम है वो ये है कि क्या चीज़ बेहतर हो रही है और किस तरीके से मज़ीद बेहतर हो सकती है। हमारा काम ये है कि हमने टैलेंट को निकालना है, उसको उभार कर उसके हवाले से बताना है, लिखना है, उसको जो है ना पजीराई हासिल होनी चाहिए। तो मैं अपने दौर में जिस तरह काशिफ साहब बात कर रहे हैं, गुज़श्ता 12-13 साल में मुझे कोई ऐसा प्लेयर दिखाई नहीं दिया जिसके बारे में मैं कोई आर्टिकल लिख सकूं या किसी के बारे में मैं कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस दी हो कि भाई सिंध गेम्स में बस एक ही प्लेयर हो और इसके बारे में। हाँ, मुझे क्रिकेट में जो है उसमें ज़रूर नज़र आए, क्योंकि पीसीबी का जो रीजनल लेवल पे जब इनके कैंप्स लगे थे, इनका जो ट्रायल्स हुए थे, उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी नज़र आए थे जिस पे मैंने लिखा भी। लेकिन दीगर स्पोर्ट्स जो कराची और ख़ासतौर पे सिंध के स्पोर्ट्स हैं वो म्यार नहीं है उनका, उस म्यार पे है ही नहीं जिस पे बारे में हम कुछ बता सकें, कुछ कर सकें, कुछ खेल सकें। अब आप देख लेना, आप तो खेलों के लिए हमारे पास ग्राउंड भी नहीं है ना सर। अगर हम देख लें तो आज आप देख लें नेशनल कोचिंग सेंटर का हाल देख लें, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड का हाल देख लें, आप जाकर देख लें वहाँ क्या हालात हैं वहाँ के और किस तरह वो प्लेयर्स वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। शहजादा मोइन साहब, आज जब आप भी आर्चरी के इस प्रोग्राम में शामिल थे और मैं भी शामिल था, तो मेरे ख्याल में दूसरी तरफ जो स्कूलों के जो आपस में जो स्कूल के अपने इंटर हाउस टूर्नामेंट होते हैं उसके कैसे ट्रायल्स हो रहे थे एथलेटिक्स के, उस पर आपने नज़र मारी थी। देखिए यही बच्चे हैं जो एथलेटिक्स भी खेल रहे हैं, मुख्तलिफ खेल खेल रहे हैं, उनके कोचेज़ उनकी भरपूर तैयारी करवा रहे हैं कि हमारा इंटर हाउस अच्छा हो जाए, हमारे इंटर हाउस के बच्चे जो है ना वो हो जाएँ। तो इसी तरीके से म्यारी तरीके से आप इंटर सिंध नहीं करवा सकते? क्या आप स्कूल लेवल पे नहीं कर सकते? असल चीज़ें हमारे स्कूल लेवल पे आप देखिए, कराची में और ख़ासतौर पर सिंध में एक चीज़ कॉमन हो गई है, एक चीज़ बड़ी बुरी हो गई है कि लोग
फंडिंग के पीछे लग गए हैं। फंड होगा तो काम होगा, फंड नहीं होगा तो काम नहीं होगा। फंडिंग ऐसी होनी चाहिए जो करोड़ से बढ़ करो, और उसका आप देख लें कि हशर क्या होता है, लोग करप्शन के शिकार हो जाते हैं। भाई करप्शन हटा के म्यार पे आएंगे ना आप, फिर आपको खिलाड़ी भी मिलेंगे। बिल्कुल, म्यार पे आएंगे तो खिलाड़ी भी मिलते दिखाई देंगे। काशिफ फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफ़र हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।